मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरी देवरानी अजीब ही औरत थी। उसका शौहर उसके पास नहीं था, वह सऊदी में रहता था और मेरी देवरानी हमारे साथ रहती थी, मगर हर साल प्रेग्नेंट हो जाती थी और हर बार सेहतमंद बेटे को जन्म देती थी। मेरा नाम नाज है। मैं जिस घर में ब्याह कर गई थी वहाँ एक मेरी जेठानी थी, एक देवरानी थी। देवर की शादी पहले हुई थी क्योंकि मेरी देवरानी सदफ मेरी सास की बहन की बेटी थी। आज फिर मेरी देवरानी उल्टियाँ कर रही थी। उल्टियाँ करके उसका बुरा हाल हो रहा था। हम सबको बिन पूछे ही समझ आ गया था कि इसको क्या परेशानी है। मेरा दिल जल रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था, जी चाह रहा था कि ये औरत कहीं गायब हो जाए और कभी वापस ना आए। इसके बारे में मैं सोचते सोचते पूरा 1 घंटा गुजर गया। मैंने गुस्से से एक आखिरी नज़र उस पर डाली और फिर मुंह फेर लिया। और ये पहली या दूसरी बार की बात तो नहीं थी। मुझे इस घर में भी आए 3 साल गुजर गए थे, मगर मैं अपने शौहर हफीज़ के साथ होते हुए भी बेऔलाद थी। और मेरी देवरानी अजीब ही औरत थी। उसका शौहर उसके पास भी नहीं था, वह सऊदी में रहता था और मेरी देवरानी हमारे साथ रहती थी, मगर वह हर साल प्रेग्नेंट हो जाती थी और हर बार सेहतमंद बेटे को जन्म देती थी। और अब फिर से वह प्रेग्नेंट हो गई थी और मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। मैं हैरान थी कि ये कैसे बेशर्म लोग हैं। माना सदफ उनकी बहन की लड़की है, लेकिन फिर भी इससे किसी भी तरह की कोई पूछताछ नहीं करते थे। कोई सोचता नहीं था कि ये हर साल कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है। मेरी सास भी अनोखी औरत थी। हर बार देवरानी सदफ के प्रेग्नेंट होने पर उसकी देखभाल अच्छे से करने लग जाती थी। उसको अच्छी खुराक देती थी, जैसे उनके लिए ये बात बहुत खुशी की बात हो। सदफ का ख्याल रखते हुए ये हकीकत भूल जाती थी कि सदफ का शौहर यानी उनका छोटा बेटा शफीक उसके साथ नहीं था। मैं उन लोगों से परेशान हो चुकी थी। कुछ मेरा दिमाग अपनी शादी की वजह से भी ख़राब रहता था। ऊपर से अपनी देवरानी के हर साल प्रेग्नेंट हो जाने पर मुझे गुस्सा आ जाता था। मुझे लगता था कि मैं यहाँ पागल हो जाऊँगी। वह सब लोग अजीब इंसान थे। हमारे घर में बस हम औरतें ही रहती थी, क्योंकि मेरे पति और मेरे जेठ दोनों एक साथ दूसरे शहर में काम करते थे और देवर सऊदी में। और मेरी जेठानी भी शादी के 5 साल बेऔलाद ही रही थी। और मेरे ससुर शांत मिजाज के इंसान थे, जो किसी भी मामले में ज़्यादा नहीं बोलते थे। वे अलग ही रहते थे। मैंने एक दिन अपनी जेठानी से इस सब मामले में के बारे में पूछा, क्योंकि वो मुझसे पहले शादी करके इस घर में आई थी। मैं सोच रही थी कि शायद उन्हें ही सब कुछ पता होगा। मेरे सवाल पर उन्होंने मुझे जो बताया तो मैं उसमें उलझ कर रह गई थी। उन्होंने कहा कि सदफ शुरू से इतनी हसीन लड़की थी, कम उम्र से ही सदफ के बहुत रिश्ते आने लगे थे, तो शफीक यानी हमारा देवर ने उससे शादी करने को ठान ली। घर वालों ने बहुत समझाया कि एक भाई और बचा है शादी के लिए, उसकी हो जाने दे, फिर तेरी और सदफ की शादी कर देंगे। मगर उसने घर वालों की एक ना सुनी, तो घर वालों ने भी दोनों का निकाह करवा दिया। शुरू के 2 साल तो दोनों साथ में ही थे। वो भी अपने दोनों भाइयों के साथ ही काम करता था, मगर फिर अचानक एक रोज़ उसे सऊदी से जॉब का ऑफ़र आया और वह सऊदी चला गया। मगर परेशानी की बात तो ये थी कि उसके चले जाने के बाद भी सदफ की यही हालत रही थी। हर साल प्रेग्नेंट हो जाती थी। न जाने उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आती थी कि हर साल एक तंदुरुस्त बच्चा पैदा कर देती थी। 2-3 बार तो ऐसा भी हुआ कि उसके बच्चे पेट में ही दम तोड़ देते थे। अब तक 2 बेटे पैदा कर चुकी है और अब एक बार फिर सदफ प्रेग्नेंट है। मेरी जेठानी खुद भी इस बात से बहुत परेशान रहती थी और वह चुप चुप रहती थी। और जब से जेठ जी शहर में जाकर बसे हैं और महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए ही आते हैं, तब से उन्होंने घर के मामले से किनारा कर लिया था। कभी कभी मैं ये सोचने पर भी मजबूर हो जाती थी कि सदफ बहुत ही नसीब वाली औरत थी, जिससे ऊपर वाला औलाद से नवाजता है।
मेरी जेठानी ने मुझे ये भी बताया था कि शुरू में इस तरह जब सदफ इतने साल से शौहर के सऊदी होने के बावजूद भी प्रेग्नेंट हो जाती थी और कभी कभार अगर तबीयत ज़्यादा बिगड़ती थी तो दोनों भाइयों को माँ कहती थी कि सदफ को किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, और दोनों अच्छे अस्पताल में ले जाते थे। मेरी जेठानी भी इस बार इन सब बातों से बहुत परेशान होती थी। कुछ पता ही नहीं कि शौहर के बाहर होते हुए भी ये प्रेग्नेंट हो जाती है या फिर बात को नज़रअंदाज कर देते हैं थे। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि ये प्रेग्नेंट कैसे हो जाती है, ये कैसे मुमकिन था। मोहल्ले वालों से तो उन लोगों की बनती ही नहीं थी, ना ही कोई उनसे मिलने आता था। इसी तरह सदफ भी ज़्यादा कहीं आती जाती नहीं थी, मगर फिर भी हर साल वह प्रेग्नेंट हो जाती थी। बेशर्मी से सास ससुर और जेठ के सामने घूमती थी और मुझे उसको देखकर बहुत गुस्सा आता था। मेरी जेठानी की फितरत नहीं थी वह किसी के मामलों में दखलंदाजी करे, मगर उनकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह भी कुछ दिनों तक इस अजीब बात की वजह से सदफ की खोज में रही हो। वो बता रही थी कि सदफ को इस घर में आने के बाद से ना हमारे घर बाहर से कोई आता था और ना ही सदफ ज़्यादा बाहर जाती थी। हालांकि वो यहाँ की बेटी भी है। अपनी जेठानी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई और फिर मैं किचन में खाना बनाने लगी, मगर मैं दिल ही दिल में अब अपने शौहर हफीज़ से इस मामले में बात करने का सोच रही थी। मेरे शौहर हफ्ते में 2 दिन घर पर रहते थे, बाकी वो सारा हफ्ता अपने बड़े भाई के साथ रहते थे और वो आज शाम को घर आने वाले थे। और मैं यही सोच रही थी उनसे बात करूं और वे आए तो बस सबके साथ खाना खाकर अपने माँ बाप के पास जाकर बैठ गए थे। आधी रात तक मैं बेसब्री से उनका कमरे में आने का इंतज़ार कर रही थी। फिर कहीं जाकर वह कमरे में पहुँचे तो मैंने उनसे बातें करना शुरू कर दी और घुमा फिरा कर मैं बात को सदफ की तरफ ले आई। खैर, आपके घर में फिर से खुशखबरी है और आप ताया बनने वाले हैं। मुझे लगता था कि शायद वो मेरी बात से चौंक जाएंगे या नज़रें चुराएंगे, मगर वह हाँ में सर हिला गए और बोले खुदा करे सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। ये सुनकर मेरा दिमाग ख़राब होने लगा। ये कैसे इंसान थे जिसे कोई परेशानी ही नहीं होती थी। मैंने ठंडी सांस भरी और अपने ख्याल पर उन पर जाहिर कर दिया कि कैसे मुमकिन हो रहा है उसका शौहर उसके साथ नहीं रहता। वो मेरे बात को नज़रअंदाज करते हुए अपना मोबाइल निकाल कर बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह ये बात सुनना ही नहीं चाहते थे। सारी बात उनके कान में डालने के बाद भी मैंने उनके चेहरे को वैसा का वैसा पाया तो दिल ही दिल में उन सब की बेशर्मी पर हैरान होती और चादर ओढ़ कर सो गई। मगर अब मुझे राज जानने के लिए कोई और ही रास्ता ढूंढना था, क्योंकि हार तो मैं भी नहीं मानने वाली थी। ये सब सोचते सोचते मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब जागी तो जैसे दिमाग खाली सा हो रहा था। मैंने वो सब बातें दिमाग से निकाल कर ख़ुद को ताज़ा किया और नाश्ता बनाने में लग गई। फिर नाश्ता किया और कपड़े धोने के लिए छत पर जाकर मशीन लगा ली। मैं पूरे ध्यान से कपड़े धोती जा रही थी और साथ अपनी देवरानी के बारे में सोच रही थी और कपड़े धोते धोते ये भी सोच रही थी कि किस तरीके से सदफ की सच्चाई सबके सामने लेकर आना है। अगले दिन मेरे शौहर अपने भाई के पास चले गए। उनके जाने के बाद मैंने सदफ को पूरी तरह नज़र रखना शुरू कर दिया और वक्त गुजरने लगा। पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता कि मैं इस घर पर यूँ नज़र रख कर गलत कर रही हूँ। सदफ तो बिल्कुल शांत औरत थी जो अपने काम से काम रखती थी। ऐसा नहीं था कि वह सिर्फ बैठ कर खाती थी, बल्कि वह हमारे साथ कामों में हाथ बटाती थी। वह चुपचाप से सारे काम करती जाती थी। कभी खाना बनाने को दिल नहीं करता तो सदफ बनाती थी, या फिर कुछ ख़ास बनाना होता तो भी उसे ही कहते थे। वह चाहे सारा दिन किचन में ही गुजार दे, हमने कभी भी परवाह ही नहीं की थी। और फिर सारा काम उसी को करना पड़ता था, क्योंकि अगर बड़ी बहू काम नहीं कर रही है तो दूसरी को कैसे कहा जाए। ऐसा ना हो कि वह बुरा मान जाए और घर में दंगा फसाद शुरू हो जाए। देखा जाए तो हमारे ससुराल वाले हमें भी कभी
बुरा भला नहीं कहते थे। ऐसे में अपनी चहेती बहू को कहाँ कुछ कहने वाले थे, मगर उन सब बातों का अंदाज़ा मुझे आज तक नहीं हुआ था। मैं दिल से सदफ के राज खोजने में लग गई थी। और फिर एक दिन मैंने अपनी देवरानी की एक अजीब हरकत देखी जिसने मुझे बुरी तरह से चौंका कर रख दिया था। मैंने एक दिन देखा कि सदफ किचन से काम करके निकलते हुए फिटकरी का एक टुकड़ा उठाया और अपने कमरे में छुपा कर घुस गई। मैं हैरान हुई कि उसे फिटकरी का क्या करना है, मगर फिर मैं ये सोचकर चुप रह गई कि शायद किसी काम के लिए ज़रूरत हो। कुछ दिन सुकून से गुजर गए और फिर एक हफ्ते बाद सदफ वैसे ही एक टुकड़ा फिटकरी का उठाया और अपने कमरे में चली गई। मैं हैरान थी क्योंकि अगले हफ्ते फिर से ऐसा हुआ था। अब अक्सर ही ऐसा होने लगा था कि सदफ किचन में आती और फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा लेती और कमरे में चली जाती। फिर 10-12 दिन सुकून से गुजर गए थे और उसके बाद फिर से वही हरकत कर दी। सदफ के जाते ही मैं भागकर गलियारे में उसके कमरे की खिड़की तलाशी और फौरन जेठानी के कमरे में जा पहुंची और बौखलाकर उन्हें बताया कि मुझे सदफ की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। मेरी जेठानी चौंक गई। उन्हें हैरत हुई थी कि मैं अभी तक अपनी देवरानी की जासूसी कर रही थी और उन्होंने कहा कि मैं सदफ को उसके हाल पर छोड़ दूं, क्योंकि घर में सब लोग देखकर भी कुछ नहीं बोलते हैं तो बेहतर है कि हम भी खामोश रहें। मगर मैं खामोश नहीं रह सकती थी। मैं घर में होती अजीबोगरीब हरकतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। मैंने अपने कमरे में जाकर अपनी एक पुरानी दोस्त को कॉल मिलाई। मेरी वो दोस्त डॉक्टर थी और काफ़ी समझदार थी। मैंने दोस्त को बातों बातों में बताया कि मेरी देवरानी का शौहर बहुत सालों से सऊदी में रहता है, मगर वह हर साल एक बेटे को जन्म देती है। मैं हैरान थी कि ये कैसे मुमकिन है। फिर मैंने उसे हर रात फिटकरी को गलत जगह पर इस्तेमाल करते हुए देखा है। मेरी देवरानी अपने जिस्म के एक हिस्से पर फिटकरी इस्तेमाल करती थी। उस दिन बाथरूम में मैं रोशनदान से झांक कर जब मैंने देखा तो मुझे झटका लगा था और फिर आज मैंने ऊपर छत पर भी फिटकरी का पानी देख लिया था। मेरी दोस्त ने सलाह दिया कि हो सकता है वह किसी बीमारी का इलाज करती हो, क्योंकि फिटकरी बहुत सी बीमारियों का इलाज भी करता है। मैं ये सुनकर परेशान हो गई और अगली रोज़ सुबह के वक्त मैंने सदफ से पूछ ही लिया फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती है। मेरे सवाल पर वो बिना घबराए सुकून से बोली कि बाजी, मेरे जिस्म पर कुछ प्रॉब्लम है। मैं जब भी बाथरूम इस्तेमाल करती हूँ तो मेरे जिस्म में कुछ हिस्सों पर जलन होती है। मैं इलाज के तौर पर फिटकरी का इस्तेमाल करती हूँ और इसी में ठीक रहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं अपने मन में सोची, ठीक है, मैं फालतू का इतना सोच रही थी और उस पर नज़र रख रही थी। सदफ चली गई और मैंने सर पकड़ लिया। फिटकरी का इस्तेमाल तो बेशक इलाज में हुआ, मगर सदफ की प्रेग्नेंट हो जाने का मामला अपनी जगह अब भी मौजूद था। मुझे उसके कमरे की अलमारी का ख्याल आया। शाम के वक्त जब वो किचन में काम करवाने आई और मैंने सास और ससुर को खाना ले जाकर दिया और मैं उसके कमरे में पहुंच गई। उसकी अलमारी आज बंद थी। मैंने उसके बेड के पास चाबी ढूंढी और मुझे हुए तकिए के कोने में मिल गई। मैंने जल्दी से अलमारी खोल कर देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। अलमारी में कोई आदमी का शर्ट लटका हुआ था जिसको अभी अभी प्रेस की हुई थी और नीचे भी 2 जोड़ी पड़े हुए थे। वह शर्ट किसी और की नहीं बल्कि मेरे शौहर के ही थे। मेरे शौहर जब भी आकर मुझसे कपड़े धुलवाते थे तो उनमें ये जोड़े भी शामिल होते थे। मेरा पूरा का पूरा शरीर घबराहट से कँपने लगा। मेरे शौहर के कपड़ों का मेरी देवरानी के कमरे में क्या काम था और ये प्रेस क्यों किया हुआ था। मैंने कपकपाते हाथों से अलमारी बंद करके अपने कमरे में पहुंची और खामोशी से बिस्तर पर पड़ी रही। अब जो समझ में आ रहा था मैं वह समझना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं इस बार जल्दबाजी ना करूं, मगर ये बात छोटी तो नहीं थी। मेरी देवरानी का मेरे शौहर से दूर रहकर भी बच्चा पैदा करना और मेरे शौहर के कपड़ों का उसके कमरे में मौजूद होना मेरा दिमाग पट रहा था।
मुझे वह पूरा घर ही चालबाज लग रहा था। ये कैसे लोग थे, यहाँ क्या हो रहा था? मेरा दिमाग सोचने से इनकार कर रहा था। मैंने बहुत ध्यान से सदफ की जासूसी करना शुरू कर दिया, मगर अब मेरे लिए रातों को सोना मुश्किल हो गया था। मैं अक्सर रात को फिरती रहती थी। मेरी देवरानी किसी रात अपने बच्चों को साथ सुलाती और किसी रात सब बच्चे दादा और दादी के पास होते थे और मेरी देवरानी अकेले कमरे में सोती थी। सदफ की निगरानी करते हुए एक रोज़ मैं सुबह 4 बजे उठ गई और फ्रेश होकर कमरे से निकल गई। मेरा इरादा सदफ के कमरे की तरफ जाना था, मगर आंगन में नज़र पड़ी तो मेरी रूह फना हो गई थी। आंगन में किसी मर्द का साया नज़र आ रहा था। साया चलता हुआ दीवार के पास पहुंचा और दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। मैं चौंक गई थी कि शायद कोई चोर डाकू हो, रात को हमारे घर डाका डालने की नीयत से आया हो। सुबह उठकर मैंने जेठानी को बताया तो उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराकर बोली कि अंदर डाकू आया था तो कुछ चुराया क्यों नहीं, हम भी सलामत है और हमारे घर में सब सामान भी। ये बात तो सच थी। मैं उलझ गई। ऐसा भी नहीं था कि मैंने ख्वाब देखा हो। मैंने एक किसी मर्द का साया देखा था। मेरी जेठानी ने मुझे सोच में देखकर नरमी से कहा कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा सोचने लगी हूँ, इसीलिए ऐसा हो रहा है। वह बोली, मुझे देखो, अपने काम से काम रखती हूँ। सदफ की हालत पर मेरे भी दिमाग में सवाल उठते हैं, मगर मैं दबा जाती हूँ। उसके माँ बाप भी जिंदा हैं और वो ब्याह कर खाला के घर आई है, तो उससे वो सवाल जवाब कर सकते हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आइंदा तुम भी ये सब सोचे दिमाग से निकाल दो। वह काफ़ी हद तक ठीक ही कह रही थी। ये हमारा मामला नहीं था और मैं ज़रूर उनकी बात मान लेती, मगर सच जाने बिना खामोशी से एक तरफ नहीं बैठ सकती थी। मैंने अपने शौहर के कपड़े अपनी देवरानी के कमरे में देखे थे और ये कोई मामूली बात नहीं थी। मैं ये बात अपनी जेठानी को बता भी नहीं सकती थी। उनके समझाने पर मैंने सर हिलाकर यही साबित किया कि मैंने उनकी बात समझ ली है और अमल भी करूँगी। एक रोज़ जब सदफ अपने कमरे में अकेली सो रही थी, मैं आधी रात अपने कमरे से निकलकर दबे पांव उस कमरे की तरफ बढ़ी तो उसके कमरे से कुछ आवाज़ सी आ रही थी। मैंने कान लगाए तो अंदर मेरी देवरानी की धीरे धीरे रोने की आवाज़ आ रही थी। अभी मैं रोने की वजह सोचती या कुछ जानने की कोशिश करती, मुझे मर्दानी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मर्द बहुत धीरे से बात कर रहा हो। मेरा शक यकीन में बदल रहा था। मेरी देवरानी के कमरे में कोई आदमी भी मौजूद था, मगर आवाज़ बहुत हल्की थी, जिसकी वजह से मैं पहचान नहीं पा रही थी। ये मेरे लिए अच्छा मौका था। मैं सच्चाई जान सकती थी, मगर मुझे डर था कि कहीं मुझे अंदर वह शख्स नज़र ना आ जाए जिसके होने से मैं डर रही थी। मैं इस खौफ से उसी कमरे में जाकर बंद हो गई और मैं सोचने समझने की सारी शक्ति भूल चुकी थी। मैंने सुबह अपने शौहर को कॉल करके बहाने से पूछा कि वो कहाँ हैं, तो वो बोले कि भैया के पास शहर में हूँ। मैंने उनसे कहा कि 1-2 दिन के लिए घर आ जाएं। मेरा दिल उदास है। मेरा दिल घबराहट में था। मेरी फरमाइश पर हफीज़ ने आज रात घर आने को कहकर कॉल काट दी। मुझे लग रहा था मैं इसी तरह ही अपने शक को ख़त्म कर सकती हूँ। पूरी रात मैं इंतज़ार करती रही और मेरे शौहर हफीज़ घर नहीं पहुँचे। मैं फिर से उठकर देवरानी के कमरे के दरवाजे पर पहुँची तो आज भी मुझे वहाँ से हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा पीटा तो घर में एक भूचाल सा आ गया था। मेरे सास ससुर अपने कमरे से निकल आए और जेठानी भी बाहर आ गई और सदफ ने दरवाज़ा धीरे से खोला तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वह अचानक से इस शोर से डर गई थी। मैंने दरवाज़ा धकेल कर खोल दिया और अंदर मैंने जिस शख्स को देखा, मेरी तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। कुछ
यही हाल मेरी जेठानी का भी था, मगर मेरे सास और ससुर बिल्कुल आराम से खड़े थे, जिसका मतलब उन्हें सब कुछ पहले से मालूम था। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। ये सब क्या था? मैं चुपचाप खड़ी थी, हिम्मत करके बोल पड़ी। उस टाइम घर में मेरे शौहर भी आ गए। सबको सदफ के कमरे के दरवाजे पर जमा हुआ देखकर वह भी वहीं आ गए और हैरत से सवाल करने लगे। ये हंगामा खड़ा करके सबके बीच बुरी बन गई थी। वह शख्स जो सामने सर झुकाए खड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि मेरा देवर शफीक था। मुझे और मेरी जेठानी को ये हैरत हुई कि ये छुपकर बीवी से मिलने क्यों आया हुआ था, और वह तो सऊदी में था, फिर इंडिया कब पहुंचा? ये सब क्या माजरा था, हमारी समझ से बाहर की बात थी। मैंने सबके बीच सच बोल दिया कि मुझे सदफ पर शक था। मैंने कल भी उसके कमरे में किसी आदमी की आवाज़ सुनी थी, और फिर शौहर से दूर रहकर उसका हर साल प्रेग्नेंट हो जाना भी हमारे लिए सोचने की बात थी। मेरे शौहर ने हमारी उलझन पर गहरी सांस भरते हुए हकीकत बताई, जिसने हमें अंदर तक हिला कर रख दिया था। हफीज़ ने बताया कि मेरा देवर सऊदी कभी गया ही नहीं। वह इंडिया में ही था और अक्सर रात को अपनी बीवी बच्चों से मिलने आता जाता रहता था। ये बात मेरे सास ससुर और मेरे शौहर भी जानते थे, मगर बस उन्होंने ये सच्चाई हमसे छुपाई थी, क्योंकि शफीक के दोस्तों में आपस में लड़ाई हुई और पता नहीं किसने उसमें से एक दोस्त का कत्ल हो गया और असली कातिल का पता नहीं चल रहा था। इसीलिए पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया था, लेकिन शफीक भाग निकला था। तब से पुलिस शफीक को तलाश कर रही थी। वह मुजरिम करार देने के बाद से वह डर गया था और लोगों में ये बात फैला दी गई थी कि वह सऊदी चला गया है, इसलिए वह छुप कर रहता है और रात को ही अपने बीवी बच्चों से मिलने आता था कि गली मोहल्ले में उसे कोई देख न ले। और उसके लिए मेरे शौहर ने अपने कपड़े दिए हुए थे। जाहिर है मेरी देवरानी कपड़े धोती तो हमें शक होता, इसीलिए मेरे शौहर हर बार आकर अपने कपड़ों के साथ वह कपड़े भी धोने को डाल देते थे। मैं शर्मिंदा हो गई और आगे बढ़कर अपनी देवरानी को सीने से लगा लिया। वो यकीनन इन तमाम हालात में काफ़ी मुश्किल का शिकार रही होगी बेचारी। अब ये राज हम घर में सबको पता था। जब तक कातिल नहीं पकड़ा जाता तब तक हमें इस राज को राज रखना था। कुल 6 महीने बाद कातिल पकड़ा गया। वो कातिल उन्हीं दोस्तों में से एक था जो कि पुलिस हिरासत में पहले से था। उसने अपने मुंह से कबूल किया। तब शफीक की बेगुनाही सबके सामने आई और वो सर उठाकर सबके सामने आया। अब तीनों भाई इसी शहर में एक साथ काम करते हैं और तीनों हर रोज़ शाम को घर आ जाते हैं। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ कि हर नज़र में मुमकिन नहीं बेगुनाह रहना। वादा ये करें कि खुद की नज़र में बेदाग रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।